हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। महेश कुमार बर्नवाल की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। एमसीक्यू है पूरा। दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए। उसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और उनकी व्याख्या भी है पूरी पूरी। आज ये तीसरी वीडियो है और इसके अलावा एक वीडियो और बनेगी। मतलब 4 वीडियो में पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए, जैसा कि बीपीएससी 67th प्री अगस्त के लास्ट वीक में है, समय भी बहुत कम है, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी को थोड़ा ज़ोर शोर से करना है ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, कि 1 नंबर और होता है या 2 नंबर और होता है या 2 प्रश्न और बन गया होता, ऐसी कोई गुंजाइश ना रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला स्टार्ट की है ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए आप लोगों का। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न है कि पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित औसत्य कथन बताना हमको। तो पहला कथन है, ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण रूप में होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती हैं। सही बात है। भोजन का अधिकांश पाचन और पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो 3 के तीनों सही हैं। ए वाला गलत है। क्यों गलत भाई? तो गलत इसलिए है क्योंकि ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बड़े और जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल के छोटे और सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाचक एंजाइमों और उससे संबंधित अंगों का गलत समूह बताना है हमें। तो देखिए, टाइलिन लार ग्रंथि होती है, पेप्सिन आमाशय में होता है, माल्टोस बड़ी आंत में, ट्रिप्सिनोजन जो है ना वो पित्ताशय में नहीं होता। तो सही उत्तर हो गया डी। ट्रिप्सिनोजन जो है ना नामक एंजाइम आग्नेयाशय से स्रावित होता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अथवा उनकी गति को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है जाइमेज। ये सबको पता होगा। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, यकृत जो है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार होता है लगभग 1.5 किलोग्राम का, आकार होता है 16 सेंटीमीटर का। यकृत है एक पाचक ग्रंथि जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत जो है ना वो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत और पेशियों में संचित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? पित्तरस का संचय होता है पित्ताशय में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। पित्तरस जो कि पीले रंग का होता है या पीले भूरे रंग का होता है, क्षारीय तरल होता है, निर्माण यकृत में होता है, लेकिन संचय पित्ताशय में होता है। ध्यान रखना, निर्माण अलग होता है, संचय कहीं और होता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती तो वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या आने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थ और उसके वर्ग का सही सुमेल नहीं है। तो बताना भी, देखिए पेप्सिन, पेप्सिन जो है ना कार्बोहाइड्रेट, यही वाला गलत है। बाकी कैरोटीन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। तो कैरोटीन और केराटिन दोनों तो विटामिन प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। पेप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। पेप्सिन क्या है? एंजाइम होता है जो कि आमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, और अमीनो अम्लों में तोड़कर उसका पाचन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? लैंगर-हैंस की जो दीपिकाएं हैं ना वो अग्न्याशय में उपस्थित होती हैं। तो इसका व्याख्या देखें तो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में स्थित होती हैं। इनमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और एमाइलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन के अतिरिक्त अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। भैया याद रखना, ग्लूकोज की मात्रा जब कम होती है, इंसुलिन का अतिरिक्त अतिस्राव होने लगता है, तो उस स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। और मानव क्या होता है? मानव की प्रजनन और दृष्टि क्षमता दोनों प्रभावित होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं? तो देखिए वो होती हैं अग्रभाग में। ठीक है, ध्यान रखना, अग्रभाग में होती हैं मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी व्याख्या, मनुष्य की जीभ के अग्रभाग पर मीठा होता है, पीछे वाले में नमकीन होता है। खट्टे और पश्च भाग, नमकीन और खट्टा पार्श्व में होता है, पार्श्व मतलब पीछे वाले भाग में, पश्च भाग पार्श्व होता है साइड वाला। ठीक है, पश्च भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उत्सर्जन, उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन हमको बताना। देखिए भैया, यह शरीर में निर्मित हानिकारक और विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया होती है। बात सही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ होते। बातें भी सही है। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। गलत है। ठीक है, उत्सर्जन के आधार पर जंतु को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो डी वाला भी सही है, सी वाला गलत है। तो अब इसकी व्याख्या देखें, सी गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि मनुष्य देखो सभी सहित सभी स्तनधारी और अधिकांश उभयचर भी, मेंढक और कछुए उसमें शामिल होते हैं, नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं में मछलियां हैं, केकड़ा है, प्रोटोजोआ को अमोनोटेलिक और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं जो कि पक्षी, सरीसृप, कीट होते हैं, ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्क अश्मरी पथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? तो भैया ये प्रश्न आया हुआ है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से निर्मित होती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा 1.5 लीटर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी भैया। मूत्र क्या है? हल्का पीला, पारदर्शी होता है, गंधयुक्त होता, अम्लीय और जलीय द्रव होता है, जिसका औसत पीएच मान होता है 6। मूत्र में मुख्य रूप से जल 55%, यूरिया 2%, प्रोटीन व शर्करा अन्य क्लोराइड्स जो होते हैं 1.3% और यूरिक अम्ल 0.03%, कैल्शियम 0.015% उपस्थित होते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस ध्यान रखना। मानव शरीर में ये भी प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन, अपोहन भी एक नाम है, या डायलिसिस बोलते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क किडनी होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते रहते हैं। यह रक्त में उपस्थित फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल को अलग करता है और रक्त के परासरणी दाब को नियमित करता है। जब कभी वृक्क रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता है ना, तो कृत्रिम अपोहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? एल्कोहल के निराविशन के लिए, निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी अंग है यकृत। ठीक है, यकृत क्या है? यकृत का एक महत्वपूर्ण काम होता है निराविशन। ठीक है, यह रक्त में उपस्थित अमोनिया, उपपचयी अपशिष्टों, औषधियों, एल्कोहल रसायनों को अलग कर देता ताकि वे शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जा सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग और उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह बताना। देखिए, वृक्क से यूरिया और जल का उत्सर्जन होता है, अभी ऊपर पड़े हैं। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। यकृत सीबम और अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है, ये गलत है। ठीक है, श्वेत ग्रंथियां लवण और लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं, तो यकृत जो है ना सीबम अमीनो अम्ल का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, शरीर के उत्सर्जन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत जो है ना कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक वर्णकों का उत्सर्जन करता है। ये पदार्थ पित्त और आंतों से होते हुए मल के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो वो नाम था उनका विलियम हार्वे। देखिए, ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। लेवेनहॉक ने आरबीसी की, गैब्रियल एंड्रल जो है डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। विलियम हार्वे हैं, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चलिए व्याख्या भी वही है। ठीक है, जो हम अभी पूरी
बता दीजिए सबका। अच्छा, मानव सब परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन बताना। देखिए, यह पूर्ण विकसित और खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता, तो पहला ही स्टेटमेंट इसका गलत था। ठीक है, बाकी यह रुधिर परिसंचरण तंत्र लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवाहनी तंत्र भी कहते हैं। यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, हार्मोन्स का परिवहन भी करता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, असत्य पहला जो ए वाला ऑप्शन था वो गलत क्यों था? गलत इसलिए था क्योंकि मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित बंद परिसंचरण तंत्र होता। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से तिलचट्टा, मकड़ी, झींगा आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये सबको पता होगा। या फिर एक चीज और याद रखना, 70 से 80 ऑप्शन भी आ सकता है, या 70 से 75 भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और 72 भी सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में अगर ये भी हो और ये भी हो तो याद रखना इसी 70 से 75 वाले को टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है ना, ये आप सबको पता होगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये पॉइंट याद रखना, तरल संयोजी ऊतक होता भी है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो सबसे अधिक मात्रा होती है प्लेटलेट्स की। मानव रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है, 45% होता है रक्त कणिकाओं का। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ है, प्लाज्मा है। ठीक है, हाँ, जिसमें 90% जल, 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो भैया देखो, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, कैसे होता है? रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ये बात भी याद रखना। हीमोग्लोबिन हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख काम क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता? तो हीमोग्लोबिन, ये तो अभी हम पढ़े हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? ये भी सबको पता होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये हमने आपको नोट्स में लिखवाया भी है। तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष 120-80 mmHg होता है। mmHg से मतलब क्या है? मिलीमीटर पारा होता है। ठीक है, मानव का रक्त दाब धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये भी हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं? तो भैया ए भी होता है, ओ सर्वग्राही होता, मतलब सबको देने वाला होता है। ठीक है, और ये भी क्या है? लेने वाला होता है। अब क्यों होता है इस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में 4 रक्त समूहों की खोज की थी, ए बी और ओ। इसमें ए बी जो है ना वो सर्वग्राही है, और वो जो है वो सर्वदाता होता है, डोनर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख काम क्या होता है? तो प्रमुख काम है शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों का भक्षण करती हैं। यदि शरीर में अल्प विकसित अथवा क्षतिग्रस्त WBCs का उत्पादन बढ़ जाता है तो यह स्थिति ल्यूकीमिया मतलब WBC का उत्पादन बढ़ने से ल्यूकीमिया नामक रोग होता है, रक्त कैंसर होता है। और RBC प्लेटलेट्स और अधिकांश WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां कौन होती हैं? तो धमनियां होती हैं। ठीक है, फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त जो O2 युक्त होता है, हृदय से धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत विभिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध जो होता है CO2 युक्त होता है, वो शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र ऐसी ध्वनि जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, तो दोनों हमें ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो
क्या करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो एंटीजन क्या है, ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन होते हैं, परंतु ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट अथवा न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। वे ये जो है ना वाई आकार के प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी क्या है। तो इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया, एंटीबॉडी ए बी में नहीं मिलती, इसमें एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे खून ले सकता है। लेकिन ओ में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी मिलती है, इसलिए वो खून सबको दे सकता है। तो हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, ए बी में क्या होता है, एंटीजन होता है। ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ठीक है, चलिए, तो रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, मतलब जबकि ए और बी प्रतिजन एंटीजन पाए जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति सार्वभौम प्राप्तकर्ता होते हैं। इसके विपरीत रक्त समूह ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। प्रतिजन नहीं पाया जाता मतलब एंटीबॉडी मिलती है, परंतु ए तथा बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक दाता होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का काम है। तो काम है सोचना समझना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय गति का नियंत्रण। ठीक है, ये सब काम इसी के हैं। हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं, शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं, या ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का काम करते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई। तंत्रिका कोशिका मानव तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे बड़ी और जटिल कोशिका होती है। याद रखना, तंत्रिका कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, संवेदी होती, मध्यस्थ होती और चालक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है ना, भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण का अनुभव, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क शरीर का केंद्रीय सूचना और तंत्र का अंग होता है। यह मुख्यतः अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। ये सभी भाग भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। भूख प्यास, गंध दुर्गंध, पीड़ा का अनुभव, शरीर के तापमान का नियंत्रण, संवेदी सूचना, ठंडा गर्म स्पर्श का प्रसंस्करण, ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय, स्मृति संग्रहण तथा सूचना पुनः प्राप्ति, ये सब इनके काम होते हैं। अच्छा, मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये 31 जोड़ी निकलती। मानव शरीर में मेरु रज्जु से 31 जोड़ी मतलब 62 तंत्रिकाएं निकलती भाई, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं क्या है, मेरु रज्जु को परिधीय अंगों, हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियां, ज्ञानेंद्रियों आदि से जोड़ती हैं। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है मेरुरज्जु। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लें। तो बाह्य वातावरण की किसी क्रिया के विपरीत मानव शरीर द्वारा की गई त्वरित प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है जो उद्दीपनों को ग्रहण कर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग, मेरुरज्जु और चालक तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या हैं। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग को ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, शरीर के वे अंग जो हार्मोन और अथवा एंजाइम का स्रावण करते हैं वो ग्रंथि होते हैं भाई, ग्लैंड होते हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक मिश्रित ग्रंथि होती। अच्छा, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ जो कि त्वचा पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें पीयूष ग्रंथि है वो हार्मोन का स्राव करती है, जबकि मिश्रित ग्रंथि जो कि अग्नाशय को माना जाता है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष। पीयूष है ना, तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित होती है, स्थित होती है। यह ग्रंथि ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, वृद्धि हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन आदि का स्राव करती है। यह स्वयं एक ग्रंथि होने के साथ साथ यह अन्य ग्रंथियों के स्राव को भी नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन होता भैया। क्यों, अरे नॉर्मल सा है कि आयोडीन की कमी थायराइड रोग होता है ना। तो थायराइड
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो श्वास नली के समीप स्थित होती है। यह ग्रंथि आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे घेंघा या गंडमाला या गंठमाला रोग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है TSH। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन के स्रावण को TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अथवा थायरोट्रोपिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है। ठीक है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए संश्लेषित, ध्यान रखना संश्लेषित शब्द का भी याद रखना हमें, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन, सिटोसिनोन अथवा जेनेरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेम अथवा आलिंगन का हार्मोन कहते हैं? भैया ये होता है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन को प्रेम अथवा आलिंगन का हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहते हैं। बच्चों के जन्म के समय, स्तनपान करवाते समय यह हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है। इस हार्मोन के दो लक्षित ऊतक हैं, कौन कौन से? स्त्रियों का गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो भैया इंसुलिन के कमी के कारण होता है, ये सबको पता होगा। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका स्राव अग्न्याशय में स्थित लैंगर-हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण अधिक होता है, इसलिए उसे प्यास भी अधिक लगती है। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? डहेलिया की जड़ों से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में, आप लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखना है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन है जो अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो वो होता है सेक्रेटिन। क्या भाई? सेक्रेटिन नामक हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है। ग्रहणी मतलब डिओडेनम, जो यकृत, लीवर तथा अग्न्याशय पैंक्रियाज को पाचक रसों के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या भाई? एस्ट्रोजन ना हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र और द्वितीयक लैंगिक भक्षणों जैसे स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि आदि के विकास एवं नियमन के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? वो होता भी है एड्रीनेलिन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती तो एड्रिनल ग्रंथि में से इस हार्मोन का स्राव होता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता तथा त्वरित निर्णय लेने हेतु शरीर की सहायता भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वीडियो कितनी अभी? ठीक है, जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, असत्य कथन है, प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, बात सही है। प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है, सही है। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं, गलत है ये। ठीक है, सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, ये बात सही है। तो सही गलत क्यों है भैया? सी वाला गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि विखंडन तथा बीजाणु निर्माण निम्न पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां मानव सहित सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मकों के निषेचन से नए जीवों का जन्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन हमको बताना है। तो इसमें देखिए, संतान अपने जनक के समान होती है, बात सही है। दूसरा है, नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता, बात सही है। युग्मकों का निर्माण और निषेचन नहीं होता, बात सही है। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती, ये गलत है। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं क्या है। पुष्पीय पादपों में पुमंग और जायांग नामक प्रजनन अंग मिलते हैं, इसलिए इनमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। युमंग में परागकणों का निर्माण होता है तथा जायांग में अंडाशय का। पुमंग में, ठीक है, ध्यान रखना, पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है, जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनते हैं। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। ये हमने लिखवाया है इसमें जो आपको जीव विज्ञान पढ़ाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है परागकण। अभी ऊपर हमने व्याख्या देखी है। व्याख्या देखें, जब एक पुष्प के
परागकण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते तो यह क्रिया होती पर परागण। ठीक है, पर परागण कहलाती है। पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु है, कीट है, पक्षी है, जल है, इन सब की जरूरत पड़ती है भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है कृत्रिम कायिक पर प्रवर्धन की मुख्य विधियां हैं। तो कलम भी है, कटान भी है, परतीकरण भी है। कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पादप के कायिक अंग, तना, जड़, पत्ती आदि से नए पादप उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन की मुख्य विधियां हैं कटाव, कटाव मतलब कटिंग, कलम लगाना ग्राफ्टिंग, और परतीकरण मतलब लेयरिंग, सूक्ष्म प्रवर्धन भी होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ये सारे विधियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि क्या है? तो वो होती है भैया कलम। ठीक है, कलम करके गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, गुलाब है, सेब है, नाशपाती है, आम है, इन सब पादपों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कलम बंध विधि का प्रयोग किया जाता है। केला है, ऑर्किड है, अन्य सजावटी पादपों के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि, अंगूर, लीची, संतरा के लिए परतीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भैया जरायुज। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज होते हैं, जैसे मानव है। इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। इसके विपरीत अंडे देने वाले जीव जो होते हैं वो अंडज या अंडस अंड प्रसू कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं यौवन आरंभ। ठीक है, यौवनारंभ बोला जाता है जब पुरुष, स्त्री या पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाए। ठीक है, तो आयु की वह अवस्था जब पुरुष स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं यौवनारंभ, पबर्टी बोलते हैं। ठीक है, पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 13 की आयु में यौवनारंभ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यही एक रीजन था, जो आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो ये ऐसे भी जो 12 साल में लड़कियों की शादी होती थी ना, उसका भी एक रीजन यही था। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो वो होता है अंडाशय। मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, शिश्न, प्रोटेस्ट ग्रंथि आदि सम्मिलित होते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है जहां अंडाणु का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया भैया कहाँ होती है? ये होती भैया अंडवाहिनी में। ठीक है, ये हमने लिखवा रखा है बायोलॉजी में। ठीक है, व्याख्या देखें, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इस वाहिनी में शुक्राणु जो कि नर युग्मक, अंडाणु मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और निषेचन की क्रिया से नर युग्मक का केवल केंद्रक जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भाई देखिए 9 महीना 9 दिन होता है लगभग। ठीक है, 9 महीना 10 दिन या 9 महीना 9 दिन होता है। ठीक है, तो 280 दिन फिलहाल है इसका सही उत्तर। ठीक है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है। इसमें पहले भ्रूण और बाद में पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणीय विकास कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिलैक्सिन क्या है? रिलैक्सिन जो है ना वो हार्मोन होता है। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? तो वो होता है भैया विकास के 4थे सप्ताह में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है पहले, ध्यान रखना इसका। चलिए, इसे भ्रूण विकास काल कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती? तो होती भैया एमनियॉन। एमनियॉन क्या है? कला अथवा झिल्ली का आवरण बनाती है। इसके भीतर एमनियोटिक तरल भरा होता है जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है तथा बाह्य दबाव एवं धक्कों से सुरक्षा करता है। कोरियन भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर। कोरियन और एमनियॉन मिलकर भ्रूण के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पोषण का उद्देश्य क्या है?
पोषण का उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है शरीर की वृद्धि और विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, ये सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। देखिए, पूर्ण भोजी होता है, परजीवी होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जंतुओं के में पोषण नहीं, पादपों में होता है। ठीक है। मृतोपजीवी पोषण भी होता है जंतुओं में, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, मृतोपजीवी जो होता है ना, इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं जो पादपों के शरीर से कार्बन पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कवक है, जीवाणु, ये सब। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जंतु द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। ध्यान रखना, भोजन से में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन, उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जल, विटामिन, खनिज, प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ होते हैं खनिज और विटामिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो ये होते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है, जबकि पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करता है, जैसे मंड है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, ग्लाइकोजन है। ये सब हमें याद रखना है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है? तो कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करने का काम करता है प्रोटीन। कोशिकाओं की वृद्धि मरम्मत का काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ होता है, ध्यान रखना, या जो 20 अमीनो अम्लों के अनेक संयोजनों से बने होते हैं। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का काम करता है और हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, रक्षात्मक प्रोटीन, एंटीबॉडी, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन के ही उदाहरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग प्रोटीन होता है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न क्या है, इसकी व्याख्या भी सेम है। निम्नलिखित में से किसकी उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो ये भैया वसा से मिलती है। ठीक है। ध्यान रखना, अधिकतम ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। वसा फैट जिसको बोलते हैं, इसके उपापचयी प्रक्रम पाचन और अवशोषण से अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें ध्यान रखना है भाई। अगला प्रश्न है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं क्या करती हैं? ये भैया वृद्धों में उच्चतर, तरुणों में न्यूनतर होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते? तो वो होता है चावल। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती हुए संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे दूध है, मछली, अंडा, मांस, सोयाबीन है। ये सब खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अच्छा, 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल में ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथिनोनिन प्लस सिस्टीन है, फेनिलेलिन प्लस टायरोसिन है, वेलिन है, हिस्टीडीन है। ठीक है, ये सब हमें याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? भाई ये होता है भारी धातु लवण। प्रोटीन का निर्माण होता है ना एमिनो अम्लों के संयोजन से। एमिनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोजन से बनते हैं। कभी कभी इनमें गंधक भी पाया जाता है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें? त्वचा में। ठीक है, अल्फा केराटिन नामक तंतु में प्रोटीन समूह एक प्रकार होता है, ध्यान रखना। अल्फा केराटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर, बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों, खुरों आदि में मिलता है। बीटा केराटिन नामक प्रोटीन पक्षियों, सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों, चोंच तथा सरीसृपों के शल्कों तथा कवचों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? ये होता भैया कैसीन के साथ जब कैरोटीन मिलती है ना, तभी पीला सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, गाय के दूध का रंग। अब गाय के दूध में कैसीन तो मिलता ही है, प्रोटीन को उपस्थित कर दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन होता है तो इसके लिए हल्का पीला भी हो जाता है। गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में 7.2% वसा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं भाई? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, पहली बार 1992 में वैज्ञानिक हैं कैसिमिर फंक, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भैया खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, ये सिट्रस फल होते हैं। एक चीज़ याद रखना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण, घाव भरने, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो अभी हमने पढ़ा है विटामिन सी ऐसा है। ठीक है, ये देखिए क्या है ना, यह जल में घुलनशील है, इसलिए क्या होता है कि बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं होता। अच्छा, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वह विटामिन के, ये सबको पता होगा। अच्छा, देख लेते हैं थोड़ा। विटामिन के क्या है? यौगिकों के समूह होता है जिसमें विटामिन के 1 हरी पत्ती वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन के 2 मांस, अंडा और चीज मतलब पनीर से प्राप्त होता प्रमुख यौगिक है। विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? फिलहाल हमने कल एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। फिलहाल अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। ठीक है, बढ़िया करते हैं आप लोग। चलिए, फिलहाल विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? भैया रिकेट्स होता है। रिकेट्स ना बच्चों में होता है, ध्यान रखना पहली बात तो भाई। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। और वयस्कों में होता ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स से प्रभावित बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, तो थोड़ा ये भी हमको याद रखना है। ये क्या होता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में होता है। अलसी क्या है? समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम करता है, संबंधी रोगों की संभावनाओं को भी कम कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? देखिए, पपीता है, आम है, गाजर है, लेकिन दूध नहीं है। आम, पपीता, गाजर स्रोत है प्राकृतिक, लेकिन दूध नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? भैया, ये शरीर की ऊष्मा का क्षय सही होगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ध्यान रखना, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोक देती है। कौन? वसा शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए भैया 45 ग्राम। ठीक है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थों की उपयुक्त दैनिक मात्रा है प्रोटीन 45 से 46 ग्राम, वसा 20 ग्राम, कैल्शियम 400 ग्राम, आयरन होता है मिलीग्राम 400 मिलीग्राम, कैल्शियम और आयरन होता है 30 मिलीग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है वो होता है एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है, बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है तथा उसकी याददाश्त क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा जिसका संश्लेषण होता है वो है विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण यकृत करता है। ये विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है।
ठीक है। विकल्प दिए गए चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक होती है? वो है कोबाल्ट, ठीक है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, ये सब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत होते हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है, साथ ही त्वचा, होंठ, जिह्वा में रूखापन आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? देखिए, वैसे इसका सामान्य नाम जो है ना, रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन D3, लेकिन यहाँ पे विटामिन D3 तो है नहीं, विटामिन डी को सही माना जाएगा, तो विटामिन डी इसका सही उत्तर हो गया। तो लीजिए, ये आज जो है ये पूरा मतलब जीव विज्ञान हमने समाप्त ही कर दिया, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी वो हम देखेंगे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान संबंधित कर देंगे। तो ऐसे ही 3-4 वीडियो में सब मिला के निपटाएंगे। और फिर इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र, सबका PDF है, तो सब पर वीडियो बना देंगे। तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाएगा, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सब, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।